हेलो एवरीवन, ए टू नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार मतलब एग्जाम में पूछने के जिनके चांसेस बनते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है क्लास 10th साइंस का 20 सबसे मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, शोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी क्या है? जैव प्रक्रम है। जैविक मतलब क्या है? हमारा जैव प्रक्रम है। पोषण मतलब खाना खाना, यानी मतलब मनुष्य को पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ बेसिक चीजों, कुछ जैविक क्रियाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा हो गया पोषण हो गया, खाना खाना, यदि आदमी खाना ही नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? श्वसन हो गया, बिना सांस के आदमी कितने दिन तक ही जिंदा रहेगा? उसी तरीके से हमारा परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना, ये हमारा क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाते हैं। उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना उत्सर्जन। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है? जैविक प्रक्रम होती है, यानी जैव प्रक्रम होता है। तो क्या लिखेंगे हम जब क्वेश्चन पूछा है क्या हमारा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो क्या है? वे सारी क्रियाएं, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, ज्यादा ही पतला हो गया क्या? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पोषण हो गया, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विभिन्नता किसे कहते हैं? विभिन्नता किसे कहते हैं? कि जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्न बनाते हैं। यानी इसको आसानी से समझेंगे कि जीवों के वैसे गुण जो उसे अपने ही जनकों, जनकों का मतलब होता है माता पिता, पेरेंट्स, या अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के गुण के मूल स्वरूप से क्या होते हैं? भिन्न बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो देखो, किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए, किसी भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों को क्या करना पड़ता है? आपस में संपर्क आना बहुत ही जरूरी होता है। जब लेकिन जब मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ये वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिसको साफ करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर इसको हम साफ नहीं करेंगे तो ये वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो वही बात है कि वही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों को आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से क्या करता है? अभिक्रिया करके अपने ऊपर क्या कर लेता है? अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिसे साफ करना हमारे लिए क्या होता है? अति आवश्यक होता है। अन्यथा यह वायु से क्या करेगा? अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन समझ के अब इनको मतलब मजाक में मत लीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं वही लेके आया हूँ जो मतलब बोर्ड परीक्षा में जो होता है आपके पूछने के चांसेस है। ठीक है, पिछले 3 वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा था, अभी सब्जेक्टिव देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? बारी बारी सीरीज सीरीज बाई सीरीज हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो होगा जितना भी होगा 50, 100, 20 करके आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स लाते रहेंगे। ठीक है, बस इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते हुए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? ठीक है, तो हमारे क्या है? खट्टे पदार्थ में जो होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है? खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। यह अम्ल क्या करता है? धातु से अभिक्रिया करता है। अतः पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि धातु से जब ये अभिक्रिया कर लेगा तो ये मतलब अम्ल और खट्टे पदार्थ दही जो होते हैं, ये जब धातु से हमें अभिक्रिया करेगा तो ये हमारे शरीर में क्या होता है? नुकसान पहुंचा सकता है, हानिकारक जो होता है हमारे शरीर के लिए होते हैं। इसीलिए इनको क्या करते हैं? तांबे एवं पीतल के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण देता है। विरंजक चूर्ण हमारा क्या होता है? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। और वो कौन सा पदार्थ होता है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण देता है हमारा? तो वो हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 हमारा किससे? क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? CaOCl2 और
हाइड्रोजन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहते हैं ना जल बनाएगा, मेरे हिसाब से जल बनाएगा ना CaCl2। इसी को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विरंजक चूर्ण। ठीक है, समझ में आ गया। क्या करता है, उस पदार्थ का नाम क्या है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, वो हमारा कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है उसका, तो विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaCl2 को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl2 को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर हो गया। आज शायद वीडियो ज्यादा लंबा नहीं चलेगी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखो सोडियम जो होता है वो क्या होता है, क्रियाशील धातु होता है। जब इसको हम वायु में छोड़ देते हैं तो इस पे क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, इस आग से बचा लेने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। क्या बोला है कि सोडियम बहुत ही क्या होता है, क्रियाशील धातु होता है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, माइक चल रही है ना, आवाज आ रही है आपको। उसके बाद इसीलिए इसे सुरक्षित के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कौन सी धातु को बातु कैसे ली जाए। यहाँ पे धातु होगा, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, यानी कौन सी वो धातु है जो क्या आसानी से संचारित नहीं होती है। तो सबसे पहला वो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम जो धातु है, ये क्या होती है, आसानी से संचारित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, 20 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हम लोग, मतलब आज सिर्फ मैं 20 लेके आया हूँ, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर चाहिए तो अगले वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे, साइंस का, सोशल साइंस का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मतलब बहुत ही बार पूछे जाते हैं, मतलब पूछने के चांसेस भी इनके है। तो क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जब पेंट करेंगे तो उनसे मतलब हम जंग से उसे बचा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका हम क्या अपना सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जिंक आदि की परत चढ़ाकर, तो उससे मतलब लोहे की वस्तुओं पर जिंक आदि की परत चढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो जो आयरन होता है, यानी इस्पात लोहा जिसको इस्पात जो होता है वो आयरन, इस्पात में भी क्या होता है, आयरन होता है हमारा। तो गर्म जो आयरन होता है वो क्या होता है, वो कॉपर जो होता है वो आयरन की तुलना में ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। ठीक है, आयरन जो होता है वो क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन कॉपर जो होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, तांबे का, मतलब क्या है, तांबे ना, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, परंतु किसका, लोहे का या इस्पात का उपयोग, मतलब इस्पात लोहे की मिश्रातु का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ क्या बोला है कि आयरन की तुलना में कॉपर ऊष्मा की सुचालक है। कॉपर गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, क्या है, 3Fe प्लस 4H2O, यानी आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है हमारा, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये मतलब इसीलिए क्या करते हैं, हम गर्म जल का टैंक बनाने में आयरन यानी लोहे का उपयोग नहीं करते हैं, इस्पात का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हम तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबा गर्म पानी से हमारा अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला वीडियो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर रहता है। जाइलम तथा फ्लोएम में
क्या अंतर होता है? देखो ये सभी क्या है, 2 अंक प्रश्न है, ठीक है। 2 अंक प्रश्न में अगर अंतर पूछेगा तो जाइलम का 2 लिख देंगे और फ्लोएम का भी 2 लिखेंगे, तो इतने में भी हमको क्या होता है, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। इतना नहीं लिखना कि 1 नंबर, अगर जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछा है तो जाइलम का 5 लिख देंगे प्रॉपर्टीज, उसके बाद फ्लोएम का 5 प्रॉपर्टीज, इतना नहीं जाना है। अगर जाइलम मतलब 2 नंबर का पूछा है तो जाइलम का 2 लिख दो, फ्लोएम का 2 लिख दो। तो क्या लिखेंगे, जाइलम, सबसे पहले जाइलम का देखेंगे। यह जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जाइलम का काम क्या होता है, पेड़ पौधों में जल का परिवहन करना और पोषक तत्वों का परिवहन करना। किसका काम, जाइलम का। और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन तथा कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करना क्या होता है इसका फ्लोएम का काम होता है। और जो जाइलम की कोशिकाएं होती है वो हमारी क्या होती है, मृत होती है, और फ्लोएम की कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, जीवित होती है, ठीक है। ये 2 अंतर हो गया हमारा, ठीक है। 2 अंतर हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही क्या होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं जिनके। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? देखो, लाल रंग जो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हम सभी जानते हैं कि इसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। और देखो, जिसका ये तरंगदैर्घ्य जो होगा वो अधिक होगा, उसका परिकीर्णन कम होगा, यानी वो फैलेगा कम, विचलित कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेलवे का सिग्नल के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाल रंग का यूज करते हैं। क्योंकि लाल रंग जब कम परिकीर्णित होगा तो इसको हम मतलब दूर से धुएं या कुहासे में इसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण से जो होता है, रेलवे का सिग्नल के लिए हम किसका, लाल रंग का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का परिकीर्णन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य अगर अधिक होगा तो क्या होगा, परिकीर्णन बहुत ही क्या होगा, कम होगा। और उसी तरीके से क्या बोला है कि यह रंग कम फैलता है, ठीक है। परिकीर्णन कम होगा तो रंग भी बहुत कम फैलेगा। क्योंकि यह फैलता है, क्यों कम फैलता है, तो ये कुएं या धुएं, मतलब कुएं का मतलब कुहासा या धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। कम फैलेगा तो इसको हम दूर से आसानी से कुएं या धुआंसे में, मतलब धुएं में आराम से देख सकते हैं। इसलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। रेलवे का सिग्नल किस रंग का होता है, लाल रंग का, ठीक है। मतलब रेलवे के सिग्नल में किस रंग का यूज करते हैं, हमारा हम लाल रंग का यूज करते हैं। उसकी तरीके से अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को किससे, पी से सूचित किया जाता है। जब प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरती है तो प्रकाश की किरणें मतलब क्या होती है, लेंस से मतलब गुजरने के बाद जो होती है वो मुड़ जाती है, ठीक है। वो और मुड़ने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे, ठीक है। और लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब लेंस की क्षमता को हम किससे, पी से सूचित करते हैं। किससे, हमारा लेंस की क्षमता को हम पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्र क्या होता है, डाई ऑप्टर होता है। क्या होता है, डाई ऑप्टर होता है। और डाई ऑप्टर को हम किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, विकित गंधिता का अर्थ क्या होता है। देखो, विकित गंधित का अर्थ क्या होता है, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, यानी उपचयित हो जाता है। उपचयित होना मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे मतलब इनका स्वाद जो होता है, इन मतलब इनका स्वाद कम हो जाता है और ये गंध होने लगते हैं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर क्या उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, हमारा विकित गंधिता कहलाती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तेल या वसा में तले हुए पदार्थ जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं, विकित गंधिता के उदाहरण है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के भौतिक गुण को लिखें। क्या बोला है कि धातु के भौतिक गुणों को लिखें। धातु का भौतिक गुण क्या होता है, सबसे पहला धातुएं अधातु वर्धनीय तथा तन्य होती है, यानी धातुओं को पीट कर हम चौड़ा कर सकते हैं। धातुओं को पीट पीट कर हम इनका लंबा मतलब इनको लंबाई खींच सकते हैं, ठीक है। वही है पहला भौतिक गुण, क्या लिखा है कि धातुएं अधातु वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। उसके बाद धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी इनको गलाने के लिए भी हमको उच्च मतलब बहुत ही अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, और इनको पिघालने के लिए बहुत ही मतलब
क्या होती है, अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसके बाद धातुओं में एक विशेष प्रकार की जो होती है चमक पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। ठीक है, जो धातुओं में जो होती है एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्या है कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। सभी धातुएं जो होती है वो किसी क्या मतलब ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। उसके बाद 5 नंबर धातु में कमरे के ताप पर क्या होती है, विद्युत का क्या होती है, धातु में विद्युत कमरे के ताप पर सामान्यतः क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। चलिए इतना समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। 16 नंबर में चलेंगे। क्या पूछा है कि समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। तो पहले समजात अंग का देखेंगे कि ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि, जिनकी बनावट एवं उत्पत्ति की दृष्टि जो एक समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, इनकी संरचना एवं उत्पत्ति क्या होती है, दृष्टिकोण से मतलब उत्पत्ति की दृष्टि ये सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब असमजात अंग का देखेंगे। असमजात अंग में क्या होता है कि ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन उनका कार्य एक जैसा होता है, उसे असमजात अंग कहते हैं। मतलब संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका कार्य जो होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। जैसे हमारा हो गया तितली और क्या हो गया, पक्षी के पंख। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे की ओर चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 17 नंबर है कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, तो इसके क्या लिखा है कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे पीछे बनने लगता है। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोला है कि कई कारणों से जो होता है दूर या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे या रेटिना की क्या बोलते हैं, पीछे बनने लगता है, जिससे मतलब दूर या निकट स्थित वस्तुओं का हम देखने में जो होती है कठिनाई होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। या अगर हम इसको आसान भाषा में लिखें तो क्या बोला कि जब मनुष्य को दूर या निकट स्थित वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, तो इसी दोष को ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष हमारा कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा होता है निकट दृष्टि दोष, उसके बाद होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। और भी दृष्टि दोष होते हैं, जैसे हमारा मोतियाबिंद हो गया, क्या है मोतियाबिंद हो जाता हमारा, अबिंदुता और रतौंधी, ये सभी क्या है, दृष्टि दोष के उदाहरण। ठीक है, लेकिन ये 3 हमारा मतलब मेन होता है। कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये हमारा अनंत पर स्थित कोई इकाई धन आवेश है। ठीक है, ये इकाई धन आवेश का अनंत पर है, ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है। तो इसका मतलब विद्युत विभव का डेफिनेशन क्या होगा कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वही क्या 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 कहा है यहाँ पे, कि विद्युत धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का ऐसा मतलब क्या होता है, हमारा वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत विभव का ऐसा मतलब क्या होता है, हमारा विद्युत विभव का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे की ओर चलेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि क्या बोला है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही क्या होता है, विनाश होता है। क्या बोले, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है
और ना ही क्या होता है उसका नष्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। क्या अभिक्रिया है? ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी भी होते हैं। ठीक है, बस इनको समझना पड़ता है। क्या बोला है पहला क्वेश्चन? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और जिंक हमारा क्या हो जाएगा? Zn। देखो क्या होगा, Zn जो हमारा जिंक किससे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहते हैं, उससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ZnSO4 और क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? Zn हाइड्रोजन गैस। तो हमको बताना है क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है इसका। अरे यार, क्या Zn और Zn क्या करता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये तो पहले से संतुलित है, ZnSO4 और H2, ये तो पहला वाला संतुलित ही है। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। कौन? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम किससे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा हमारा? MgCl2 और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, ये तो संतुलित नहीं है हमारा, MgCl2 इस पर ये है और हाइड्रोजन गैस इस पर है, तो इसका 2 से हम गुना कर देंगे, यानी अब हमारा क्या हो गया? ये संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और वीडियो यहीं तक खत्म। तो आप सभी का शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल आराम से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। और बस 1 महीना है, 1 महीने में अच्छे से तैयारी मतलब अच्छे से तैयारी कीजिए और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे नंबर से आप सभी लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, बस मेहनत करते रहिए। अब टाइम को इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा। 1 महीने बचे हुए, 1 महीना खूब मेहनत कीजिए और अभी मेहनत कीजिएगा। अब तो इसका फल आपको जब रिजल्ट आएगा, इसकी खुशी क्या होती है तब आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ठीक है।